Morning, everyone. Yesterday we have a bit seen about some primary market and what are the IPO and कैसे primary market में fund raise किया जाता है और उसको launch किया जाता है. So उस चीज के regards में आप लोगों को कोई question तो नहीं है? IPO सब समझ चुके हैं? IPO क्या होता है, कैसे launch करते हैं वगैरह वगैरह? सर एक क्वेश्चन था. हाँ प्लीज पूछिए. सर जैसे कोई पर्सन किसी कंपनी का 500 रुपये का एक शेयर खरीदता है सर, और 2 साल बाद वो शेयर उसका 1000 हो जाता है और वो शेयर को बेचता नहीं है. तीसरे साल उसका शेयर गिर जाता है सर, 200 रुपये हो जाता है. तो उसको किस बेस पे उसका शेयर मिलेगा सर? वो 500 को 1000. वो बेचेगा कब? मान लो तीसरे साल में अगर बेचेगा, ठीक है, हाँ तो उसको 200 रुपये में मिलेगा. अच्छा, मतलब उसको लॉस होगा. एट द रेट करंट टाइम जो वैल्यू होगी वही मिलेगा. हाँ, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल ना यार, क्योंकि हाँ, सर. शेयर मार्केट में पैसा आप ज्यादा कमा रहे हो. बहुत लोग हाँ, ऐसे होते हैं, देखो मार्केट इज अबाउट टू, मतलब हम लोगों को थोड़ा उसको एनालिसिस करना होता है. एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ हाउ हाई हैंडल. मैं आप लोग को इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ बिकॉज आप लोग को इससे एक इजी एस्टिमेशन मिल जाएगा कि मार्केट में फंड कैसे लगता है, कैसे स्विच करते हैं, क्या है. आप लोग शेयर मार्केट का वो नहीं देखे होंगे जहां तक. हाँ सर. तो उससे आप लोगों को एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिल जाएगा. वेट फॉर अ सेकेंड. ओके सर. आज वो शेयर मार्केट जनरली ट्रेडिंग जैसा ही होता है क्या? सर मैं किया हूं ट्रेडिंग सर. गुड सर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ. और सर काफी अच्छा अभी कोरोना की वजह से अपॉर्चुनिटी मिल गया था. गुड गुड, वेरी गुड. कौन से शेयर में ट्रेड किए थे? ट्रेडिंग नहीं सर, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ. ट्रेडिंग जो है तो चार्ट एनालिसिस अभी सीख रहा हूँ, नहीं आता है. दूसरा बजाज फाइनेंस में 1960 रुपए में लिया था और अभी वो 3200-3400 में चल रहा है. कितना शेयर लिए थे सर? 3 बजाज शेयर. में 3 शेयर लिए थे. जी सर. ओके ओके, वेरी गुड. तो अभी 1900-3300 चल रहा है बोल रहे हो ना? यस सर, 3300 अभी कल के डेट में सर 4% अप था वो. हाँ, अभी और जाएगा ऊपर. अभी होल्ड करना, ठीक है. जी सर. दिवाली टाइम. हाँ, मतलब अपने हिसाब से होल्ड करना, बिकॉज ज्यादा का लालच में ही आदमी वो होता है ना. तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होल्ड करना एंड देन वी विल से क्या होता है. मैं एक मिनट डैशबोर्ड ओपन कर रहा हूँ, मे बी ये चल जाए. सृजन तुम्हारा वो नहीं दिख रहा है, वो स्क्रीन शेयर करो फिर से उसको. नहीं, मैं नहीं किया हूँ. 2 मिनट. मैं ना ये इनको अपस्टॉक्स का पोर्टल खोल के दिखा रहा हूँ कि ट्रेडिंग कैसे होती है. जिनको पता है, आज वही है ना टॉपिक. नहीं वो भी वही नहीं दिख रहा है एक्चुअल में. हाँ, वो नहीं दिख रहा, उसको ओपन कर रहा हूँ. एक सेकेंड. ठीक. सर डीमैट अकाउंट कहाँ से खुलवाते हैं? ये बता रहा हूँ मैम. अभी आप यहाँ से भी करवा सकते हैं. ऑनलाइन आप अपने घर में बैठ के खुद ओपन कर सकते हैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. और या फिर आप किसी बैंक में विजिट कीजिएगा. आपका जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, बैंकर, वो आपको सजेस्ट करेगा कि मैडम ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए. आपका आधार पैन फोटो मांगेगा, आपके सेविंग अकाउंट से लिंक करके वो कर देगा. ठीक है. वो उतना उसमें कुछ वो नहीं रहता. 714206. एक सेकेंड बस दीजिए मेरे को, मैं ये लॉग इन कर दूं आप लोग के लिए, फिर मैं इसको आप लोग भी थोड़ा क्लियर समझ पाएंगे.
ओके, चलो मैं शेयर करता हूँ आप लोग के साथ, ठीक है। अभी कुछ देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके, ये बार चार्ट, ये कैंडल्स है ना, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आप कंफ्यूज होंगे। एक बेसिक टूर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वेट। देखिए, इसको अपन एक साइड पे ओपन करते हैं, है ना। देखिए, जैसे कि कल के निफ्टी का रेट दिखा रहा है, आप सारे लोग ध्यान से देखिएगा, इट वाज 11,215, ठीक है। निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। निफ्टी और सेंसेक्स मार्केट के प्रिडिक्टर होते हैं, इंडेक्स होते हैं। ये एक मोटा मोटा पिक्चर प्रोवाइड करते हैं आपको कि आपका मार्केट आज कैसे परफॉर्म करने वाला है, दैट्स इट, ठीक है। इसमें टॉप नॉच 50 या 70 कंपनी को लिया गया होता है, और वो कंपनी क्या करते हैं, आपके परफॉर्म करते हैं। अगर वो सारी की सारी कंपनी या मोस्ट ऑफ देम आर परफॉर्मिंग गुड, इट मींस निफ्टी इज गोइंग गुड और सेंसेक्स इज गोइंग गुड। If most of the companies of that category is performing not that much good, so आपका निफ्टी और सेंसेक्स धीरे धीरे करके नीचे चला जाएगा। अब सपोज मैंने को एक ऑर्डर लेना है, मैंने एक निफ्टी का बात किया, एक मिनट चार्ट को मैं बंद कर देता हूं। ये मैं फंड्स पे चला गया, नहीं फंड्स, यहाँ से आप अपने सेविंग अकाउंट से जो भी फंड है आप उसको लिंक कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट से लिंक करके अपने डीमेट अकाउंट में आप देखिए ये अवेलेबल टू फंड है, यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करेंगे तो आपका फंड आपके अकाउंट में सीधे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फंड लिस्ट होते हैं। डिपॉजिट, आप कितना पैसा डिपॉजिट करना है, जब भी आपको ट्रेडिंग करना है आपने डिपॉजिट किया है, जब भी आपको विड्रॉ करना है आप विड्रॉ करेंगे, T+2 डेज फंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक। एक ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, वॉच लिस्ट, यहां से सपोज मेरे को कोई शेयर के बारे में पता करना है, जैसे आप क्या बोल रहे थे, बजाज फिनांस, बोलिए स्पेलिंग क्या था उसका? FINA ये है ना बजाज फिनांस, ठीक है। अब इस बजाज फिनांस को सपोज मैंने ऐड कर लिया, आपने कितने में लिया था बोल रहे थे आप? 1960। ठीक है, इन्होंने देखिए 1960 रुपए में 3 शेयर लिया था। द प्रेजेंट वैल्यू इज 33,464। ओके, सो यू ऑल कैन कैलकुलेट कि, एक मिनट मैं बता रहा हूं, यानी 19 दूनी 38, लगभग लगभग इनका डबल हो जाएगा कुछ दिन में। तो 3464 इंटू 3 यानी 10,392 रुपए बन गया इनका। 1850 रुपए का लिया था ना, 5400 रुपए लगभग इनका, 54 मतलब 6,000 रुपए करीबन करीबन इनका 10,392 रुपए बन गया। कितने दिन पहले लिया था सर? ये आपका 5-6 महीने हो गया। 5-6 महीने हुआ है, ठीक है। सर जनरली इन्होंने जो लिया था, हाँ, क्या था, 3 शेयर को शायद 18 या 1900 में लिया है मेरे ख्याल से। ओके ओके, नो इशू। एवरेज का क्या किया? ऑल ओवर 3 शेयर्स खरीदे थे ना भाई 18 या 1900 में, कि सिंगल का शेयर का रेट था? कम होते गया मैं और लेते गया, एवरेज करते, क्योंकि पूरा अमाउंट एक साथ नहीं लगाना चाहिए, क्या पता शेयर का वैल्यू थोड़ा कम हो जाए, तो कुछ अमाउंट नहीं, मैं जनरली ये पूछ रहा था, अपन और ले लेंगे। 3 शेयर एक साथ खरीदे थे कि 1 by 1? हेलो सर। हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो। जी सर, आपके वॉच लिस्ट में सर सॉवेज गोल्ड बॉन्ड का एक ETF लगा हुआ है सर। हाँ हाँ, तो सर जैसे कि उसमें 2.5% जो पर एनम इंटरेस्ट देती है सरकार,
तो सर अपन यहाँ से खरीदते हैं तो वो हमारे अकाउंट में आएगा, जो कि उसका जो पहले उसको खरीदा था उसके अकाउंट में पैसा रहेगा? नहीं, हमारे अकाउंट में आएगा। आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, चलो तो ये बाकी लोग को भी मैं समझा दूं होता क्या है। देखिए, आपको जो भी शेयर देखना है, जो भी शेयर पे पैसे लगाने हैं, आपको यहाँ वॉच लिस्ट में जाके उस सब्सक्रिप्ट को ऐड कर देना है कि इतना रुपए में ऐड कर दिया मैंने ये शेयर। अब मैं जैसे अपने वॉच लिस्ट में लगभग इतने सारे शेयर्स को रखा हूँ, जिनको मैं जनरली मॉनिटर कर रहा हूँ कि इनका ऐसा होगा वैसा होगा, ये बढ़ेंगे कम होंगे घटेंगे, इन चीजों को मैं इनका जनरली क्या कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जनरली चार्ट होता है, कैंडल बार बोलते हैं इसको। ये आपके जनरली प्रिडिक्टर होता है कि मार्केट कैसे जाएगा। हमेशा मार्केट में जब भी आप इंटर करो तो ये जो बीच में कॉमन लाइन दिख रही है ना, एवरेजिंग जो एवरेज आउट कर रहा है, उस लाइन के आसपास जब रहे आपका ये जो कैंडल है, तब मार्केट में एंटर करना चाहिए। ऐसा लोग कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंट व्यू, इसके लिए डिफरेंट व्यू है, लेकिन जो एक जनरल व्यू बोला जाता है वो यही कहा जाता है कि जब ये कैंडल जो है वो मार्केट के इसमें स्ट्रेट लाइन पे रहे, तब आपको उसमें मार्केट में इंटर करना है। ठीक है, आप इसमें 1 दिन 3 दिन 5 दिन 3 महीना से लेके बहुत लंबे लंबे टाइम तक के वो कैंडल्स देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा होल्डिंग्स, आप होल्डिंग्स में क्लिक कीजिए। ये देखिए मैंने कौन कौन से कंपनी के शेयर अभी लेके रखे हैं और कौन कौन से मैं बेच चुका हूँ। ओवरऑल मैंने सिप्ला कंपनी का शेयर लिया है क्योंकि वो मेडिकल अभी जो है अभी बहुत ज्यादा बूम में है, अभी अच्छा करने वाला है, तो सिप्ला लेके रखा हूँ। ये फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने 16 शेयर सिप्ला के लिए है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर लिए, अभी मैं सब में लॉस में हूँ। मैंने हाई प्राइस पे बाय किया था, मैं अभी सब में लॉस में हूँ। ओनली आइडिया आई एम इन प्रॉफिट अबाउट 136%, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, now if I am talking about positions, wait, order, open order अभी कुछ नहीं मेरे पास, मैं आपको क्लोज ऑर्डर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद कुछ हो इसमें। तो पोजीशंस सर आइडिया तो बर्बाद होने वाला है सर। नहीं नहीं नहीं, अभी वेट, अभी वी हैव अ प्रेडिक्शन ना। यस सर। वो हट चुका है। yesterday I have played around 28 or 27,000 rupees से मैंने स्टार्ट किया था yesterday, and I have earned around 2,000 3,000 rupees का डेली का प्रॉफिट। ओके, सो इन्वेस्टर who is smart enough can play with the index also, means ये जो ये इंडेक्स दिख रहा है आपको, ये निफ्टी है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था ये निफ्टी है। निफ्टी में, सेंसेक्स में भी आप डायरेक्ट पैसे लगा सकते हो इंडेक्स में। यू हैव टू जस्ट बिट कि इसका प्राइस कितना रुपए तक जाएगा, एक्सपेक्टेड प्राइस कितना रुपए तक जाएगा। वी विल ऑल सी दिस फर्दर लेटर, बिकॉज अभी आप लोगों को ये कुछ खास समझ नहीं आएगा। पहले हम इसकी थ्योरी करते हैं, देन वी विल डू द प्रैक्टिकल्स। ओके, अभी ये आप लोग का स्लाइड दिख रहा है? नहीं सृजन, नहीं शेयर हुआ है स्लाइड अभी। Okay. एक बार इसको मिनिमाइज कर जो उसी करो। आ गया? नहीं नहीं नहीं, अब आ गया, यस आ गया। ओके, ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद दिस। एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। हेमा नायक जी, आपका कुछ डाउट है क्या? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मेरे से। No, चलो, so let me start प्राइवेट प्लेसमेंट से। yesterday we have seen about IPO तक हम लोगों ने देख लिया था कि IPO क्या होता है। इसमें मैंने सारा चीज बता दिया था कि प्राइमरी मार्केट, प्रोस्पेक्टस, बुक बिल्डिंग, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये सब क्या होते हैं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग।
प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि कंपनी इतना तामझाम नहीं करती कि आईपीओ लॉन्च करूंगी, फंड अरेंज करना है तो कहां से लाऊंगी, इतना तामझाम में कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। कंपनी क्या करती है, अपने कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करती है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट करती है और डायरेक्ट उनको शेयर्स इशू कर देती है बिना प्रोस्पेक्टस लॉन्च किए। यानी अपने फर्म का, अपने कंपनी का कोई भी एजेंडा बिना बताए डायरेक्ट अपना शेयर इशू कर देती है जो इंटरेस्टेड पीपल रहते हैं। इस काम को कौन करता है? इस काम को करने वाला आदमी कोई ब्रोकर हो सकता है, कोई स्टॉक होल्डिंग कंपनीज हो सकती हैं, कोई शेयर इशू करने वाले हाउस हो सकते हैं। तो ये कंपनी तब करती है जब उनको लगता है कि वी नीड फंड बट वी डू नॉट नीड टू बी इन्वॉल्व इनटू कि उतना तामझाम करें कि प्रोस्पेक्टस निकालें, फिर प्रोस्पेक्टस को सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अप्रूवल दिलाएं, तामझाम में बहुत टाइम लग जाएगा। सो कई बार कंपनी डायरेक्ट फंड जनरेट करने के लिए भी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। इनिशियल अपने ही लेवल पे प्लेसमेंट कर लेती है, अपने ही कुछ लोगों को कि ले भाई 100% शेयर है, तो 10% शेयर मेरे कंपनी का रख, बदले में मेरे को इस 10% के बराबर का इतना पैसा इन्वेस्ट कर दे मेरी कंपनी में। काइंड ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप से ये सारी चीजें हो जाती हैं। दूसरा, मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर वो कर होता है, हर इन्वेस्टमेंट कंपनी में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है एंड दैट इन्वेस्टमेंट बैंकर इज आल्सो नोन एज अ मर्चेंट बैंकर। तो मर्चेंट बैंकर जनरली क्या होता है कि एक बड़ा सा कोई सीईओ है, एमडी है या डायरेक्टर लेवल का कोई आदमी है, वो बोला कि दादा मेरे को शेयर इशू करना है, मेरे को शेयर चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, आप मेरे को तरीका बोलो। अब वो मर्चेंट बैंकर के पास गया कि मान लो सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं मर्चेंट बैंकर हूँ, मेरे पास आया और मेरे को बोला कि सृजन मेरे को ना फंड चाहिए यार, एंड व्हाट बेस्ट वी कैन डू विद अवर, मतलब हमारे लोकेलिटी से या हमारे जान पहचान से हम क्या कर सकते हैं। तो मैं बोला कि सर वी कैन डू वन थिंग, वी कैन डायरेक्टली रेज फंड थ्रू शेयर इशू करके, हम शेयर इशू करेंगे मार्केट में सर और वी कैन डायरेक्टली रेज फंड। ओके, अब नाउ वो बोला कि चलो प्रोस्पेक्टस बनाओ, सारा लन फंड जो भी आपका काम लगता है, शेयर का प्राइस क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, कितने साल में कितना रुपए की एनएवी हो जाए, ये मतलब शेयर का दाम हो जाएगा, कैसे वो ग्रो करेगा, सारे एजेंडास को लिखो, हम पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, ताकि लोगों को बिलीव हो कि हम जो पैसे ले रहे हैं वो आपके हित में ले रहे हैं और आपको मुनाफा कमा के ही देंगे। इतने में मर्चेंट बैंकर गया, सेबी के पास गया, सेबी से रजिस्टर्ड करवाया और उन्होंने सब कर कुरा के एक आईपीओ लॉन्च कर दिया। पब्लिक ने इसमें पैसा इंटरेस्ट दिखाया, पैसा दिया, कंपनी को पैसा मिल गया। मर्चेंट बैंकर ये सारा काम करने का अपना 1 से 1.5% कमीशन लेता है। सपोज if a merchant banker is issuing a share of around 1000 crore, so he will take a benefit of 1 crore, 1% or 0.1%. So this is a commission of merchant banker apart from his salary. So merchant banker भी आप लोग बन सकते हो, it is a very good profile, but for that you need FRM, CFA or at least FSM. There are different degrees, we will discuss about it later. तो ये आपका एक merchant banker का फंडा होता है। एक होता है अंडर राइटर। क्या होता है? बेसिकली जो इंटरमीडिएटर होता है, बीच का आदमी होता है इशूइंग कंपनी। इशूइंग कंपनी मतलब जो शेयर इशू कर रहे हैं और इन्वेस्टर के बीच का। और जो इशूइंग कंपनी होती है वो इशूइंग कंपनी में बेसिकली होता ये है कि इन्वेस्टर और इशूइंग कंपनी के बीच में जो इंटरमीडिएटर होता है उसको अंडर राइटर कहते हैं। जैसे कि जब इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करें, इंश्योरेंस कंपनी में जनरली क्या होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी इशू किया जाता है तो ये देखा जाता है कि हम जिस बंदे को इंश्योरेंस दे रहे हैं वो बंदा रियल में इंश्योरेंस देने लगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसको दे रहे हैं तो कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज तो नहीं है। इस बात कल के डेट में आके वो क्लेम करता है तो ये कि नहीं। तो ये सारे तथ्य और पहलुओं की जांच करने वाले पर्सन को हम लोग अंडरराइटर बोलते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट के केस में एक बंदा होता है जिसको अपन अंडरराइटर बोलते हैं, जो देखते हैं कि इस बंदे को हम लोग इतना शेयर दे सकते हैं कि नहीं,
शेयर दे रहे हैं तो इसके प्रॉफिट और वैल्यू एनालिसिस को कौन करेगा, कल के डेट में शेयर को बेचेगा तो इसके डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में कौन पहुंचाएगा। कभी अंडरराइटर का काम शेयर मार्केट के अलावा बेसिकली आईपीओ में होता है कि आईपीओ लॉन्च हो रहा है तो हम इसको कितने रुपए तक का आईपीओ लॉन्च करा सकते हैं, कितने रुपए तक के पैसे के आईपीओ दे सकते हैं, तो ये सारा चीज अंडरराइटर इसमें करता है। ठीक है, इसके अलावा परचेज कंपनी डेट इंस्ट्रूमेंट एंड स्टॉक एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वही आईपीओ जो मैंने बताया, बीजी एंड न्यूली इशूड सिक्योरिटीज फ्रॉम द कंपनी एंड सेल देम टू इन्वेस्टर, यही मीडिएटर होता है जो उनसे लेता है और हमारे इन्वेस्टर्स को देता है। बोनस शेयर और इशू ऑफ शेयर क्या है ये अपन बाद में देखेंगे, बिकॉज इट इज हैविंग अ सेपरेट टॉपिक। ठीक है, राइट इशू वी विल सी नाउ। द अनदर थिंग इज बुक बिल्डिंग, process used by company raising capital through IPO and FPOs। FPO का फुल फॉर्म बताओ कोई। फॉरेन पब्लिक ऑफरिंग, Initial public Sir, offering. further public offer. further public offer, Follow on public offer, it is follow on public offer। ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मींस हम लोग किसी पर्सन को इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग मींस हम लोग उसको दे दिए लेकिन उसके बाद भी कुछ शेयर्स हम लोग उसको फॉलो अप के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या करता है, बुक बिल्डिंग करने में। देखो, एनी कंपनी वांट्स टू बिल्ड इट्स बुक। बुक बिल्डिंग मींस कंपनी वांट्स मनी, कंपनी वांट्स कैपिटल, बदले में आपको क्या दे रहा है, शेयर दे रहा है। शेयर दे रहा है तो थ्रू इट ये क्या कर रहा है, बुक बिल्डिंग कर रहा है ना। इस प्रोसेस के थ्रू कंपनी क्या करती है, कैपिटल रेस करती है, आईपीओ इशू कर देती है। फिर आईपीओ इशू मतलब लोगों को शेयर दे दी, बदले में पैसे आ गए। एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, उस पब्लिक ऑफरिंग यानी जो आईपीओ वो इशू कर चुकी है उसमें फॉलो ऑन करती है और पैसे दे देती है। ये क्यों होता है, देखते हैं डिमांड के हिसाब से, यानी कि मार्केट में अगर आपके पर्टिकुलर आईपीओ का डिमांड अगर बहुत ज्यादा हाई है तो उस बेसिस पे इन लोग जो कंपनी वाले होते हैं सप्लाई करते हैं। सप्लाई करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इनको फंड मिलेगा और बाय डिफॉल्ट पर्संस को शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये इसके लिए एक होता है। इसमें एक बेसिकली प्राइस रेंज को डिसाइड किया जाता है, जो मैं आपको बताया था कि मान लो हम 10 रुपए से लेके 20 रुपए के बीच का एक प्राइस बैंड फिट कर दिए, उसी के बीच पे हमारा शेयर लॉन्च होने वाला है। अब बिडिंग लगाओ, जिसका नियरेस्ट पॉसिबल प्राइस होगा हमारे, उसको उतना हम शेयर अलॉट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, प्राइस एंड डिमांड डिस्कवरी में बता चुका हूं, वही चीजें हैं। और इट कैन डायरेक्टली द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज वेल एज द रिटेल इन्वेस्टर। अगर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग है तो वो और ज्यादा आपको स्टॉक्स दे दिया, कल के डेट में बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स के दाम बढ़ेंगे, तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग से ये हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को जनरली बेनिफिट हो, उनको ज्यादा से ज्यादा फंड या पैसे मिले। सो दिस इज अ बुक कीपिंग बिल्डिंग, सॉरी। एक होता है एस्बा। एस्बा का नाम आप लोग शायद सुने हैं नहीं, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, सॉरी, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें क्या होता है एस्बा में, ये सेबी मतलब जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है ना, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एस्बा एक ऐसा प्रोविजन है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है, ठीक है, किसी कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपने सोचा कि उसका इनिशियल ऑफरिंग लॉन्च होगा जब, तो मेरे को 1000 शेयर लेना है खुलते साथ। आपने ऐसा हिसाब लिया, अब सब चीज रेडी है, बैठे हैं सब एकदम की आप खुलते साथ लेना है। अब उसके लिए 10 रुपए में न्यूवी लॉन्च हो रही है, आपने 1000 लेना है, तो 10,000 गुणित 1000, आपका 1 लाख रुपए आपने पहले से ही उसके लिए ब्लॉक करके छोड़ दिया है। आईपीओ खुला, आपका जो बिडिंग प्राइस था, उन लोगों का जो आस्क प्राइस था, उन लोग जो बोले थे इतना प्राइस में हम लॉन्च करेंगे, और आप जितने में बिड किए थे उसमें उतना ज्यादा मैचिंग नहीं आया, मिसमैच हुआ। मान लो आपको 1000 की जगह 500 शेयर उन लोग दिए, ठीक है, 10 रुपए के दाम से 500 शेयर दिए, आपका 1 लाख रुपए ब्लॉक था। इस कंडीशन में अगर आपका एस्बा फील्ड अकाउंट है, फॉर्म लगा चुके हैं आप एस्बा का, तो आपका सिर्फ 50,000 रुपया यूज हो जाएगा और जो 50,000 रुपया है वापिस से सेविंग अकाउंट में आ जाएगा।
जिस दिन तक आईपीओ में आपको शेयर अलॉट नहीं होता है उस दिन तक आपका एसबा भले सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा लेकिन वो ब्लॉक रहेगा, उस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते। ये इसलिए ये सिस्टम बनाया गया है एसबा वाला, ताकि कल के डेट में आप पहले से जो मनी होल्डर्स हैं उन लोग पैसे को ब्लॉक करके रख दें ताकि उसमें से पैसा ना निकाल पाए और उनका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो जाए। ठीक है, ग्रीन शू ऑप्शन वी हैव डिस्कस्ड। एक होता है लिस्टिंग एंड डी लिस्टिंग। लिस्टिंग एंड डी लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, जनरली कंपनियां क्या करती हैं, जब आईपीओ लॉन्च कर देती है ना, उसके बाद उनको स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ क्या कराना पड़ता है, अपने मार्केट को सेकेंडरी मार्केट में वो होने के लिए, ट्रेडिंग होने के लिए लिस्टिंग कराना पड़ता है। ठीक है, ऑफिशियली उसको ट्रेड करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे कि इन्होंने बजाज फाइनेंस बताया, मैंने कुछ शेयर्स दिखाए, ये सब के सब का पहले आईपीओ लॉन्च हुआ होगा, कभी ना कभी हुआ होगा, फिर जाके उन लोग शायद सेकेंडरी मार्केट में जाके सीधा उन लोग लिस्ट कराए होंगे। कंपनियां अपने आप को ये मूविंग प्रैक्टिस में भी रखती हैं कि अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज से अगर उनको लगता है कि इन्वेस्टर उनके शेयर्स में कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है या इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग उनके शेयर्स में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सो वो अपने शेयर्स को डीलिस्टेड भी करवा सकते हैं। डीलिस्टेड कराना मतलब वापस अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज से हटवा लेना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को लिस्टिंग एंड डी लिस्टिंग बोलते हैं। नाउ सेकेंडरी मार्केट, चलिए अनम्यूट कीजिए और मेरे को सेकेंडरी मार्केट के बारे में बताइए। चलिए सर, इसमें प्राइमरी मार्केट से खरीदे हुए शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। अच्छा, और बताइए बाकी लोग अपना व्यू। जिसमें शेयर्स का ट्रेंडिंग होता है। और सर, रीसेल ऑफ शेयर्स is held on or is done on secondary market. और बोलिए भाई, बहुत लोग हैं, हम लोग 89 लोग हैं, अपना अपना व्यू दीजिए। वही बात रिपीट हो रही है, प्लीज कुछ और हो। सेकेंडरी मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं पर डे। पर डे, ओके गुड। और बताइए। और सर सेकेंडरी मार्केट में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन भी खरीद सकते हैं उसका। वेरी गुड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। हाँ चलो, एक नया बात पता चला। और बताओ, क्या है, बात से बात निकलेगा तो मैं और डिटेल में बता पाऊंगा। और बताओ। कमोडिटी भी सेकेंडरी मार्केट में आता है। सर सेकेंडरी मार्केट में खरीदी और बेची जाती है, लेकिन जो पहले से हो, जिसका पहले से शेयर ज्यादा हो। सर सेकेंडरी मार्केट हाईली मतलब लिक्विड, मतलब लिक्विड। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बात अच्छा। लिक्विडिटी बहुत अच्छी है उसकी। गुड। और बताओ। सर कुछ शेयर्स और जो कोई? कुछ शेयर्स जो प्राइमरी मार्केट में वो नहीं होते, वो सेकेंडरी मार्केट में इशू हो जाते हैं। चलो ये भी बढ़िया। और कमोडिटी के बारे में कुछ कहना है? अच्छा, टाइमिंग बताओ, कब से कब तक खुलता है सेकेंडरी मार्केट? सर 9:15 से 3:30 तक। बट सर इंटरनेट ट्रेडिंग हम केवल 9:15 से 3 बजे तक कर सकते हैं। अच्छा, 9:15 से 9:30 तक, 3:20 तक कर सकते हैं इंटरनेट ट्रेडिंग। ओके। और ये क्या बोलते हैं तुम्हारा डिलीवरी में? सर जी सर, डिलीवरी में सर तो आप 9:15 से लेकर आप जब चाहे तब तक रख सकते हो उसको, लॉन्ग टर्म तक। खरीद 3:30 तक ही सकते हैं, उसके बाद नहीं खरीद सकते। सेटलमेंट टाइम क्या है? सर 3:30 तक
3:30 सेटलमेंट टाइम है। जी सर 3:30 तक। सर प्री ओपनिंग टाइम भी होता है 9 से 9:15 तक। तो इसको सेबी रेगुलेट करती है। सर प्राइमरी मार्केट को सेबी नहीं करती ना, प्राइमरी मार्केट को भी मैम करती हैं। अब सुनो, सेकेंडरी मार्केट जो होता है, देखो प्राइमरी मार्केट का आप हिसाब किताब समझ लिए, आईपीओ लाए, आईपीओ लॉन्च कर दिए, अब दादा आप ट्रेडिंग कहाँ करोगे? कल के डेट में खरीदना है, बेचना है, कोई तो एक पोडियम होना चाहिए, कोई तो एक मंच होना चाहिए जहां पे हम लोग ये सारी चीजें कर सके। ठीक है, चलो, तो इसके लिए इन्होंने क्या एक व्यवस्था बना दी कि चलो सेकेंडरी मार्केट बनाते हैं। तो मार्केट, ऐसा मार्केट जहां पे प्रीवियसली इशू की गई सिक्योरिटीज को, इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इस चीज को अपन सेकेंडरी मार्केट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, पहला बात, सबसे पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, हम लोग ऑप्शन में, कमोडिटीज में, फ्यूचर में, हर चीज में खरीद सकते हैं। अब ऑप्शन, फ्यूचर, कमोडिटी क्या होता है ये हम लोग थोड़े देर में सीखेंगे। स्टॉक हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, इन सब चीज को खरीदा और बेचा जा सकता है। कहाँ खरीदा और बेचा जा सकता है? सेकेंडरी मार्केट में खरीदा जाता है। ये मार्केट बहुत ही ज्यादा, जैसे एक मैडम ने कहा, लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब आप आज खरीदो दादा, आज शाम को बेच दो मार्केट बंद होने से पहले। T+2 डेज इसका टैट टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम। याद रख लेना, पूछूंगा टैट मतलब क्या होता है। T+2 डेज इसका टैट टाइम होता है, जिसमें पैसा आपके डीमेट अकाउंट से आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है अगर आपको विड्रॉ करना है तो। ठीक है, सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू द स्पीकर। मतलब ये लाइन, ये कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटीज पहले कहाँ रहती हैं? डीमेट अकाउंट में होती हैं। फिर एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है? ट्रेड किया जाता है। ट्रेड करने का मतलब होता है खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है। खरीदे बेचे जो भी होता है, या शेयर आएंगे, पैसे लगाओगे तो या तो शेयर खरीदाएंगे या फिर क्या खरीदाएंगे, आपके वो खरीदाएंगे, पैसे आ जाएंगे। शेयर बेचोगे तो पैसे आ जाएंगे, जो भी आएगा सब का सब आपको उठा के कहाँ जाएगा? डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। उसको आप, जैसे कि मैं दिखा रहा था ना, विड्रॉ फंड से आप डायरेक्टली विड्रॉ करोगे ना, तो T+2 डेज में आपका फंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब अपन समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। बहुत नाम सुने हैं, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जनरली क्या होती है ना, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, प्रॉपरली वेल मैनेज्ड मार्केट है, जहां पे इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल शेयर्स को, सिक्योरिटीज को खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। ये एक ऐसा कन्वीनियंट प्लेस है जहां पे आप सारे शेयर्स को एक सिस्टमेटिक मैनर पे वॉच कर सकते हैं। आप CNBC आवाज लगा लो, आप डायरेक्ट सेंसेक्स खोल के बैठ जाओ, डायरेक्ट निफ्टी खोल के बैठ जाओ, NSE का साइट है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और आप शेयर्स के दाम घटते बढ़ते अपने नजरों से देख सकते हैं। कोई अलग से पोडियम में, मंच में जाके उसको खोजने की जरूरत नहीं है। इन लोग इतने वेल मैनर्ड और इस्टेब्लिश करके रखे हुए अपने सिस्टम को कि सारा चीज इन लिस्ट दिखता है एक प्रॉपर वेल मैनेज्ड मैनर पे। इस स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बहुत सी कंपनियों का घर भी चल रहा है। लाइक जो ब्रोकर कंपनी होती है, आप लोगों नाम सुने होंगे, विज्ञापन आते रहता है, शेर खान, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, एक्सिस, HDFC, ICICI की भी अपनी अपनी स्टॉक वाली कंपनीज हैं। तो ये सब बेसिकली ब्रोकर का काम करते हैं, इंटरमीडिएटर का काम करते हैं, जो एक इन्वेस्टर और एक स्टॉक एक्सचेंज के बीच का जो बिचौलिया का काम करते हैं, जो इन दोनों के बीच एक प्रकार का लिंक डेवलप करते हैं। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाए जाते हैं, पैसे निकाले जाते हैं, तो एनी हाउ सारा कुछ एक लीगल और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो रहा है। हर चीज का एक डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, इंडिविजुअल आपके फोन में एज वेल एज NSE और BSE के साइट्स में। ठीक है, सो इन सब चीज की वजह से गवर्नमेंट को एक ह्यूज एडवांटेज मिलता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस।
और ब्रोकिंग फर्म को क्या फायदा मिलता है, जो ब्रोकरेज इन लोग लेते हैं ना पर ट्रेडिंग, आप खरीदोगे तो भी कंपनी अपना कमीशन काटेगी, आप बेचोगे तो भी कंपनी अपना कमीशन काटेगी। तो खरीद बेच में जो ब्रोकरेज लगता है ना, उस ब्रोकरेज से ये जो इंटरमीडिएटर कंपनी होती है ना, उनको मुनाफा होता है। तो ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज हो गया। भारत में बेसिकली दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बीएसई, बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो बीएसई स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लगभग 50,000 स्क्रिप्ट उसमें वो है, ठीक है। 5,000 स्क्रिप्ट कहने का मतलब है इसमें 5,000 मेजर शेयर्स को इसमें लिया गया है। लेकिन इन 5,000 शेयर में से भी, भाई किसी का अनम्यूट है क्या? म्यूट करो तो। ठीक, तो जो 5,000 स्क्रिप्ट्स को लिया गया है, इन 5,000 स्क्रिप्ट्स में से भी इन्होंने टॉप 30 स्क्रिप्ट्स को सेलेक्ट किया गया है और उन टॉप 30 स्क्रिप्ट्स को इन लोग एज अ प्रिडिक्टर और एज अ इंडेक्स ऑफ मार्केट के रूप में दिखाते हैं। जिस जगह में इन लोग दिखाते हैं उसको सेंसेक्स बोलते हैं। सेंसेक्स समझना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भैया ये सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है। समझिएगा अच्छे से। मार्केट है, मार्केट में 50,000 बड़ी बड़ी कंपनियों को ले लिया है। उन 5,000 कंपनियों में सारी तो बड़ी नहीं होंगी, कुछ छोटी होंगी जिनको स्मॉल कैप बोलते हैं, कुछ मीडियम तबके की होंगी जिसको मीडियम कैप बोलते हैं, कुछ लार्ज कैप होंगी जो बहुत हाई लेवल की कंपनी होंगी। तो जो ऐसी कंपनी जो स्मॉल कैप, जो छोटी कंपनियां भी बहुत अच्छा परफॉर्म करी तो वैसे 10 टॉप ले लिए। मिड साइज कंपनी जो बहुत अच्छा परफॉर्म 10 कंपनी ले लिए और टॉप नॉच कंपनी को ले लिए। और ऐसे कंपनियों को लेके इन लोग एक मार्केट का इंडेक्स बना दिया कि हाँ भैया आज के ये 30 कंपनियां हैं जिन लोग ऐसे परफॉर्म कर रही हैं, और इन्हीं का पट्टी चलते रहता है सीएनबीसी आवाज ये में। तो 30 कंपनियां रहती हैं तो इसको अपन सेंसेक्स बोलते हैं। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, तुम्हारा इंडाइसेस को दिखाने वाला इंडेक्स है एक प्रकार का। दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारत में दो है, बॉम्बे और नेशनल। और तीसरा है गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मेजरली दो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 2000 कंपनीज को डिफरेंट तरीके से लिस्ट किया गया है। यहाँ पे हम लोग एक फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर यहाँ पे लिए जाते हैं। इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी पहले नहीं था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स लिए जाते हैं, ठीक है। एनएससी का अपना क्लियरिंग डिपार्टमेंट खुद का है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएससीसी, ठीक है। और एनएससी कब आया था? सन 2000 में आया था, ठीक है, सन 2000 में आया था। एनएससी में जनरली 2000 स्टॉक्स इसमें लिया गया है। इसमें टॉप 50 स्टॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, एज अ इंडेक्स के रूप में यूज करते हैं। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितने लिस्टेड हैं? बेसिकली 5,000 है जिसमें से 30 स्टॉक्स को दिखाते हैं। इसमें 2,000 है जिसमें से 50 स्टॉक्स को मार्केट के इंडेक्स के रूप में या मार्केट के पिक्चर के रूप में दिखाया जाता है। तो ये बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बेसिक डिफरेंस है। एक इंटरकनेक्ट स्टॉक एक्सचेंज होता है। इंटरकनेक्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है ये छोटे तबके पे है, कोयम्बटूर में है, पटना में है, गुवाहाटी में है, मैंगलोर में है, ठीक है। इन डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट लोकेशंस में ये रहते हैं। इंटरकनेक्ट स्टॉक एक्सचेंज वाली जो कंपनी रहती है ये बेसिकली बीएसई रहता है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उससे एक प्रकार का छोटा मेंबरशिप लेके रखे हैं कि भैया हम भी आपका ये वाला काम करेंगे और मार्केट में जो एडिशनल शेयर्स हैं उनकी हम ट्रेडिंग करवाएंगे। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं ना, ये तो 5,000 है, इसके अलावा भी जिनको और छोटे लेवल पे बहुत ज्यादा अंदर घुस के ट्रेडिंग करने का शौक रहता है, उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं बीएसई ने बोला कि चलिए दादा आप एक छोटा सा अपना कारोबार जमा लो, ये छोटे छोटे लेवल पे इंटरकनेक्ट स्टॉक एक्सचेंज, हम आपको एक प्रकार का मेंबरशिप देते रहे। लाइक आप समझो डोमिनोज कभी खुला, कहाँ खुला? फॉरेन कंट्री में खुला, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी फ्रेंचाइजीज बांटी ना, यहाँ भी चलो भैया सरगंडा में भी खुल गया, अब सरगंडा में भी जाके बंदा खा सकता है। तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि होल सोल प्रॉफिट वो बंदा जो भी कमा रहा है वो उसका है, नहीं।
अगर वो 100 रुपया कमा रहा है तो डोमिनोज की रेसिपी, डोमिनोज का सामान और डोमिनोज का सारा सामान आता है फॉरेन से, उसका 50% वो स्टेक काटता है, 50% डोमिनोज लेता है, 50% जिस बंदे ने यहाँ पे खोला है वो कमाता है, क्योंकि डोमिनोज इज अ बिग नेम, है ना। तो वैसे ही ये भी होते हैं इंटरकनेक्ट स्टॉक एक्सचेंज, जो जनरली कोयम्बटूर, पटना, गुवाहाटी, मैंगलोर, भुवनेश्वर में है अभी फिलहाल। वहां से एक छोटा सा मेंबरशिप लिए हैं, काइंड ऑफ है ये बीएससी के लिए काम करने वाले एजेंट है, दैट्स इट, ठीक है। और अगर मार्केट में कोई नई कंपनी है जिसको बीएससी में या एनएससी में स्थान नहीं मिल रहा है, वो इन स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करा सकती है और मार्केट में ये शो कर सकती है कि हमको, क्योंकि कंपनियों को तो पैसा चाहिए। अब बीएससी और एनएससी इतनी बड़ी चीजें हैं, इनका टर्म्स एंड कंडीशन इतना ज्यादा हाई है कि हर कंपनी को तो इन लोग वो नहीं दे सकते, इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकते। तो ऐसे इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जो छोटी छोटी कंपनियों को मौका देते हैं कि दादा आप पैसा कमाना है, आइए, एक ह्यूज पैसा हम आपसे पेडअप कैपिटल के रूप में लेंगे, लेकिन आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, हम बीएससी का मेंबरशिप है, हम कुछ कोशिश करते हैं आपके लिए। सो ये है इंटरकनेक्ट स्टॉक एक्सचेंज। अब ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट इज यूज्ड टू प्लेस बाय और सेल ऑर्डर इन द स्टॉक एक्सचेंज। जहां पे शेयर को बेसिकली खरीदा जाता है और बेचा जाता है, उस जगह को बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट यूज्ड एज अ बैंक वेयर शेयर बॉट आर डिपॉजिटेड और वेयर शेयर सोल्ड आर टेकन फ्रॉम। सिंपल बात जो मैं आपको बताया, आपका सेविंग अकाउंट खुला, सेविंग अकाउंट से लिंक होकर डीमेट अकाउंट रहेगा। भैया सेविंग अकाउंट से सीधा शेयर मार्केट में तो पैसा नहीं लगा सकते, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू आप सीधा सेविंग अकाउंट से शेयर मार्केट में पैसा लगा सको। इसके लिए शेयर मार्केट के दो अलग से अकाउंट खुलते हैं, जिनको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। जो डीमेट अकाउंट होता है वो बेसिकली सेविंग अकाउंट से कनेक्ट है। किसी के जैसे मेरे वहां डीमेट अकाउंट में अभी 26,000 रुपया दिखा रहा था, तो वो सेविंग अकाउंट से कनेक्ट है। वो सेविंग अकाउंट से 26,000 रुपया आया, जो शेयर दिखा रहे थे मेरे पास, नुकसान में, फायदे में, जो भी शेयर दिखा रहे थे, वो सब मेरे डीमेट अकाउंट में है। कि 5,000 का शेयर दिखा रहा है, 4,000 का शेयर दिखा रहा है, ये सब मेरे डीमेट अकाउंट में। लेकिन कल के डेट में मेरे को कल मार्केट बंद है, मंडे को जब मार्केट खुलेगा और मेरे को शेयर, मान लो नया शेयर खरीदना है या बेचना है, तो मैं डीमेट अकाउंट से कुछ नहीं कर सकता। वहां पे मेरा एक सेपरेट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, जो कनेक्टेड किससे है? डीमेट अकाउंट से। तो वो डीमेट अकाउंट से पैसा उठा लेगा कि मेरे को 50,000 शेयर खरीदना है, तो 50,000 शेयर का दाम का उतना पैसा डीमेट अकाउंट से उठा लेगा, मेरे लिए खरीद देगा। खरीदेगा तो शेयर वापस किस में आ जाएगा? डीमेट अकाउंट में। तो खरीद बेच का काम को ट्रेडिंग अकाउंट करता है। शेयर या पैसा जहां पे होल्ड रहता है उसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं, और वो किससे कनेक्ट रहता है? सेविंग अकाउंट से कनेक्ट रहता है। तो ये प्योर डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का फिलॉसफी है, और ये दोनों अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक मार्केट ट्रेडर। ये वही फिलॉसफी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, बैंक अकाउंट से आपका डीमेट अकाउंट में फंड आया रहता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लगता है। और ये मतलब ट्रेडर इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये प्योर फिलॉसफी होती है यहाँ पे। ये देखिए डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट से मनी ट्रांसफर फ्रॉम, देखो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफर हो रहा है आपका डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट से आप ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट फंड निवेश कर सकते हैं, और वो पैसा आपका कहाँ लग रहा है? स्टॉक एक्सचेंज में लग रहा है। आप ऊपर वाला इस एरो को मत देखना, आप इस एरो को देखना, इस एरो को देखना, ये वाले को। स्टॉक एक्सचेंज है, कोई एक ट्रेडर है, अपने डीमेट अकाउंट के फंड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकता है अगर शेयर को वो सेल करता है तो। So trading account is just used for buying and selling of share, और डीमेट अकाउंट इज अकाउंट वेयर वी क्या करते हैं हम लोग? बोलिए आप लोग। बोलो सर, क्या बोले सर? एक मिनट को। सर बॉट एंड सोल्ड ऑफ शेयर्स डीमैट अकाउंट में। एक मिनट लाइन पे रहना ना, एक सेकंड लाइन, मतलब आप लोग रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है मेरे को, अर्जेंट है। वेयर वी विल सी, आप कोई मैडम या सर पूछ रहे थे डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खुलता है सर, उसके लिए क्या क्या चाहिए? सो डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली एनएसडीएल या सीडीएसएल में खुलता है। सीडीएसएल का फुल फॉर्म बता सकता है कोई?
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, NSDL नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को रिस्टोर किया जाता है और वहां से आपके डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आपका NSDL और CDSL में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है। आपको क्या लगता है कि आप जीरोधा में अकाउंट खुलवाए, एंजल ब्रोकिंग में खुलवाए, ठीक है, आप स्टॉक्स में खुलवाए, या फिर एक्सिस बैंक में अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए? नहीं, खुलता आपका एक्सिस में ही है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद ये एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI बैंक वाले NSDL और CDSL के पास भेजते हैं कि दादा ये मैडम या सर ने अपना भेजा है, आप प्लीज इसको क्रॉस वेरीफाई करो, एंड वहां पे रजिस्टर्ड होता है पहले आपका अकाउंट। आपका जो भी, जैसे मैं भी ये कर रहा हूँ ना ट्रेडिंग में, कोई भी पोडियम करे, ये इन लोग क्या करते हैं, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किए, एक प्रकार का यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट या आपका विंडोज है, विंडोज पीसी में हम लोग चलाते हैं ना, तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं किसी को, मेरे को विंडोज पसंद है, मैं विंडोज चला रहा हूँ, कोई एप्पल का वो चला रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई लिनक्स चला रहा है, कोई यूनिक्स चला रहा है, बहुत सारा आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम आता हो, वो कंप्यूटर्स वालों को पता होगा। सो वैसे ही इन लोग भी एक प्रकार का यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सब चीजें बैकएंड पे कहाँ लिंक रहती हैं, तो वो NSDL और CDSL पे लिंक रहती है। नेशनल, बोलो NSDL का फुल फॉर्म, नेशनल अभी बताया, सेंट्रल डिपॉजिटरी, NSDL का बोलो पहले, चलो। नेशनल डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी तो बाद में आएगा। नेशनल सर्विस डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सर्विस डिपॉजिटरी, नेशनल एज फॉर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है ना, एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस सिक्योरिटी लिमिटेड, तो उसमें सर्विस आएगा लिमिटेड ठीक है, जो भी है आप लोग इसका फुल फॉर्म गूगल में देख के रट लेना, याद कर लेना। ओके सर। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कभी भी हमको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो हमको, अगर आप में से कोई भी आएगा तो भैया ये सारी चीजें लेके जाइएगा। पैन कार्ड ले जाइएगा अपना, जिनका पैन कार्ड नहीं बना है प्लीज पैन कार्ड बनवा लो, बिकॉज विदाउट पैन कार्ड डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुल सकता। इवन अब तो सेविंग्स अकाउंट भी बिना पैन कार्ड के खुलना बंद हो गया। तो मतलब आपका जो भी एज होगा, जैसा भी है, आप लोग प्लीज अपना पैन कार्ड बनवा लो। सेकेंड थिंग, हम लोगों को एड्रेस प्रूफ चाहिए। पैन कार्ड का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या होता है, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर। हाँ, वेरी गुड, सुपर। तो पैन कार्ड आपको बनवाना है। आपका एड्रेस प्रूफ में हम किस किस चीज को कंसीडर कर सकते हैं बताइए? वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कर सकते हैं अगर खुद के नाम। सर अकाउंट स्टेटमेंट, वेरी गुड। और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कंसीडर कर सकते हैं अगर बिजली बिल खुद के नाम से आता है तो, ठीक है। उसमें सर एड्रेस प्रूफ के लिए यूज कर सकते हैं। यस सर, जी। ठीक है। एक होता है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, और जो सैलरीड बनता है उसकी सैलरी स्लिप या फिर फॉर्म 16 कौन देता है? गवर्नमेंट देता है, ठीक है। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ये बेसिक चीजें हैं, पता है ना? कोई दिक्कत आ रहा होगा तो मैं और डिटेल में बताऊंगा, प्लीज बताइए सर। एक डाउट था। हाँ प्लीज पूछो, यही मैं चाह रहा हूँ, पूछ लो, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन मत हो भाई, प्लीज बोलो। सर आप जो निफ्टी बताए थे, वो निफ्टी के अंदर NSE BSE आते हैं या फिर जो आप पहले बताए थे देखो निफ्टी जो कैंडल बार उसको बोलते हैं निफ्टी? नहीं, आप दो चीज समझो, ठीक है। पहला मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब भूल जाओ, प्राइमरी अलग IPO की, सेकेंडरी में स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। सेकेंडरी में स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में दो, एक हो गया है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो काम करता है, जो मार्केट का पिक्चर प्रोवाइड करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 शेयर है, लेकिन 5 के 5000 शेयर को तो डिस्प्ले नहीं कर सकता ना भाई।
तो उसमें से टॉप 30 शेयर को सेलेक्ट कर लिया। जिन लोग मार्केट, आज का मार्केट कैसा है ऐसा दिखा रहे हैं, तो वो जो टॉप 30 शेयर का इंडेक्स है, का लॉट है, उसको सेंसेक्स बोलते हैं। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कहानी हो गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2000 शेयर है। अब 2000 के 2000 को तो अपन नहीं दिखा सकते, तो उसमें से टॉप 50 शेयर्स को जो दिखाता है उसको बोलते हैं निफ्टी। तो सेंसेक्स एक प्रकार का इंडेक्स है जो मार्केट दिखाता है रोज का, एक प्रकार का है निफ्टी। निफ्टी नया है, सेंसेक्स बहुत पुराना है। निफ्टी नया है, सन 2000 में आया, और ये इसमें बहुत एकदम चुनिंदा शेयर्स को लिया गया है। आजकल लोग सेंसेक्स को कम प्रिफर करते हैं देन निफ्टी, ऑल्दो मार्केट में दोनों चीजें हैं। एक प्रकार का इंडेक्स है सब, आप लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार का कुछ आप लोग के केमिस्ट्री में टर्म यूज होता है, मैं भूल रहा हूँ, मतलब हम लोग जनरली एक बेंचमार्क लेते हैं ना दिखाने के लिए कि ये भैया ये आज के मार्केट को पूरा प्रिडिक्ट कर रहा है, ये शेयर्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो मार्केट का सेंटीमेंट्स ऐसा है। तो ये होता है बेसिकली। अब समझ में आया भाई आपको? वो कैंडल बार चार्ट को छोड़ दो, वो तो बस एक शेयर कैसे ऊपर नीचे हो रहा है वो देख रहे थे अपन। हेलो, हाँ भाई, हाँ बोलो बोलो। सर जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स में एक वेटेज होता है कि इस सेक्टर को इतना वेटेज दिया जाएगा। हाँ, तो सर फॉर एग्जांपल रिलायंस को 14% वेटेज दिया गया है निफ्टी में, तो सर मतलब जो निफ्टी है वो रिलायंस के 14% स्टेक को होल्ड करती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेटेज का प्रोपोर्शन उनके शेयर के प्रोपोर्शन के हिसाब से गिरता बढ़ता रहता है। अगर मार्केट में वो, हाँ बोलो। जैसे सर अपन ETF खरीदते हैं, निफ्टी या सेंसेक्स का ETF खरीदते हैं, तो सर वो पैसा फिर कहाँ आता है? वो तो रिलायंस में या जितने भी कंपनी है निफ्टी में उसमें लगता होगा। नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तुम जो बोल रहे हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्या होता है, निफ्टी सेंसेक्स इज द ओनली प्रिडिक्टर ऑफ मार्केट। ये बात ध्यान में रखो, किसको कितना वेटेज दिया गया है दैट विल बी नॉट डिसाइडेड बाय द कंपनी और बाय द एनएसई बीएसई। इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड, इफ इट इज इन टॉप पोजीशन इन इंडिया, whether it will be a small cap, mid cap और large cap, है ना, अगर वो बढ़िया कर रही है तो निफ्टी और सेंसेक्स उसको कंसीडर करेंगे उस दिन अपने उसमें दिखाने के लिए, डिस्प्ले बोर्ड में दिखाने के लिए। कंपनी की रेटिंग आती है, हम लोग इसी यूनिट में पढ़ेंगे, क्रिजिल रेटिंग एजेंसी जो जनरली रेट करती है कि पर्टिकुलर शेयर का दाम क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, सो दैट वो जब आएगा तब हम देखेंगे कि किसको कितना वेटेज देना है। वेटेज इज नथिंग, मींस कोई वेटेज नहीं है। अब रिलायंस के 50 शेयर है, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस गारमेंट्स, रिलायंस फ्यूल, रिलायंस मशीनरी, तो ऑल्दो 6 सेगमेंट अच्छा कर रही हैं, अंबानी का है तब कर रही है अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है वो दिखेंगी मार्केट में, तो ऑलरेडी उनका वेटेज बढ़ जाएगा। समझ में आया? ऐसे वेटेज का खेल होता है। सो इनकम प्रूफ में आपको बता दिया, ITR चाहिए, फॉर्म 16 चाहिए, फोटोग्राफ आप लोगों को पता है, एंड कैंसल्ड चेक। यस, आप लोग का सेविंग अकाउंट खुला होगा, उस सेविंग अकाउंट से ही लिंक रहता है आपका डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, तो कैंसल लिख के चेक देना पड़ता है, इसलिए क्योंकि वो एक रिकॉर्ड के रूप में रहता है जिसमें कैंसल चेक में 2 चीजें रहती हैं। पहला, आपके बैंक का नाम लिखा रहेगा, IFSC कोड रहता है, और आपका अकाउंट नंबर रहता है जिसको उन लोग अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक कर देते हैं। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, फोटोग्राफ और कैंसल्ड चेक। याद रखना है ये 5 चीज, ये सारी चीजें लगती हैं। ठीक है सर? हेलो, हाँ मैम प्लीज बोलो। सर असबा का कैसे रहता है? असबा इज क्या बताया था, अकाउंट सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। हाँ, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। असबा ये है मैम, देखो आपको मान लो 1 लाख रुपए की IPO लेनी है ना, 1 लाख की IPO लेनी है, आपने 1 लाख रुपए की अर्जी लगा के रख दी। जरूरी तो नहीं है कि आपका जो बिडिंग प्राइस है, आप जो बोल रही हैं आपको उतने ही शेयर अलॉट हो गए तो हो गए, लेकिन नहीं हुए तो, लेकिन आपका मन है कि हाँ भाई मैक्सिमम मेरा बजट है, मैं 1 लाख रुपए का लेके रखूंगी। आपने 1 लाख रुपए को ब्लॉक करवा के रख दिया। जिस दिन IPO खुला, IPO का अनाउंसमेंट पहले होता है 10 दिन 15 दिन पहले से, लेकिन जिस दिन मान लो IPO खुला, IPO खुलने के बाद आपका 1000 शेयर की जगह आपको मान लो 200 शेयर अलॉट हुआ, आपको 1 लाख का शेयर ना अलॉट होकर 20,000 का अलॉट हुआ। लेकिन आप 1 लाख का शेयर तो के लिए तो अमाउंट को पहले से बुक करके रख दिए हो ना, साइड करके रख दिए हो ना,
तो आपके अकाउंट से मैम 20,000 रुपए बस कट जाएगा, 20,000 ट्रांसफर हो जाएगा और 80,000 रुपए वापिस आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन जब तक आप उस 1 लाख रुपया को ब्लॉक करके रखे हुए हो ना, आप उसको ऐसा नहीं कि एटीएम में जाके 500 निकाल लिया अपने शॉपिंग के लिए या पेट्रोल भरवा लिया, आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एप्लीकेशन के द्वारा उस अमाउंट को क्या कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। मान लो अच्छा, 1 लाख जब तक उसका ट्रेडिंग नहीं हो जाएगा, जब तक वो हम खरीद नहीं सकते, तब तक उसको खर्च नहीं कर सकते। हाँ। जो बचे हुए अमाउंट हैं उसको। हाँ, और ऑलरेडी वो ब्लॉक है, सो बीइंग इट ब्लॉक आप उसको यूज नहीं कर सकते। मान लो आपका 1 लाख में 1 लाख का अलॉट हो गया तो आपको बेनिफिट है उस चीज में, है ना। सो इसलिए एसबा यूज किया जाता है। लोग पहले से लगा देते हैं और टेंशन फ्री रहते हैं। जनरली ये क्या होता है ना, लोगों की मेंटेलिटी नहीं रहती सेविंग करने की। आप 1 लाख का आएगा तो लूंगा, 1 लाख का आएगा तो लूंगा, चलो ठीक है। 1 लाख घटते 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 कुछ काम में लग गया, इधर हो गया उधर हो गया, 20,000 बच गया, तो आप चाह के भी फिर 1 लाख का नहीं ले सकते। तो लोगों की सेविंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए और पैसे को पहले से ब्लॉक कर दो ताकि आईपीओ ज्यादा से ज्यादा परचेस हो, इसलिए एसबा यूज किया जाता है। सर एक जैसे कि वो अपना अमाउंट जो है हमने पहले ब्लॉक करके रखा था और उसका हम लोग को कम ही शेयर हम लोग को इशू हुआ, तो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको कहाँ ट्रेड करेंगे? रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप अपने सेविंग में रखो ना मैम, वापिस वो सेविंग अकाउंट का पैसा बन गया। सर आप बोल रहे ना उसको आप खर्च नहीं कर सकते, दूसरे ट्रेडिंग में लगा सकते हैं, तो ट्रेड कहाँ होगा? मतलब उसी पोर्टल में होगा या दूसरे में होगा? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लो आपका एक आईपीओ खुला, उस आईपीओ में आपने पैसा लगाया 1 लाख रुपए का मैं लूंगी, ठीक है। आपको 20,000 का मिला। जब तक वो पैसा 20,000 रुपए का कट के बाकी 80,000 फ्री नहीं हो जाता, आप उसको यूज नहीं कर सकती। जिस दिन वो फ्री हो गया, मान लो आपको 20,000 का अलॉट हो गया, 80,000 रुपए आपका फ्री हो गया, अब वो वापस सेविंग में है ना, आप उसको शॉपिंग करो, ग्रोसरी करो, आप अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट में लगाओ, जो लेना है लो, वो फिर आप फ्री हो उसके लिए। लेकिन जब तक वो आईपीओ परचेस ना हो जाए, क्या पता आपका 1 लाख का पूरा उठ गया। जनरली ऐसा होता है कि लोग जितना ब्लॉक करते हैं 80 to 90% शेयर उतना अलॉट हो जाता है, 10 या 20,000 बचता है। मेरे कस्टमर ने अभी 3-4 दिन पहले एक एनएफओ न्यू फंड ऑफरिंग आया था निपॉन कंपनी का, उसके लिए 13 लाख रुपए अलग किया था, उनको 12,90,000 का शेयर से अलॉट हो गया, 10,000 रुपए वापिस सेविंग में आ गया। सो ऐसा होता है जनरली, ठीक है सर। हाँ मैम बोलिए। और जैसे एसबा ना हो, जैसे कि हम एसबा को लिंक करके नहीं रखे हैं, तो जैसे कि आप बोल रहे हैं तो आपको भटकना पड़ेगा, आपको फिर उस दिन का वेट करना पड़ेगा, आपके अकाउंट में उतना फंड होना पड़ेगा आपको लगा। देखो ये क्या है ना, एक प्रकार का वरी फ्री होने का तरीका है, टेंशन फ्री होने का तरीका है। आजकल हर अकाउंट में एसबा रहता है, अब बिना एसबा के काम नहीं हो रहा है। आदमी पहले ना पैसे इकट्ठा कर रहा है, हाँ भैया इस दिन आईपीओ खुलेगा, इस दिन मेरे को परचेस करना है, करना ही है। मान लो लेट हो गया, आईपीओ खुला, लेट हो गया, आपके एक शेयर नहीं खरीदाया। एसबा क्या है, अपन पहले से भैया बुक करके रख दिए हैं, आया आया, नहीं आया नहीं आया। वो जैसे अपन तत्काल का टिकट बुक करते हैं ना, तत्काल ओपन हुआ और बैठ के एकदम अब चाहिए मतलब चाहिए करके करते हैं, नहीं आया यार, टिकट बुक नहीं हो पाया, वही कंडीशन हो जाती है फिर। और ये क्या है कि आप पहले से बुकिंग लॉट लगा के रख दिए हैं अपने सेविंग्स अकाउंट के थ्रू, खुलेगा ऑटोमेटिकली आपके पास रहेगा पैसा, और उतने अमाउंट अगर सपोर्ट करेगा आपको मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है जी सर। तो वी सर कैंसल चेक लिफ क्या है? कैंसल चेक, चेक बुक का एक कैंसल चेक लिफ, कैंसल चेक कैंसल लिख के देते हैं। कैंसल चेक इज अ चेक, है ना, विच वी बेसिकली यूज टू हमारे अकाउंट को बताने के लिए कि हमारा सेविंग अकाउंट का नंबर ये लिखा हुआ है दादा, हमारा डीमेट अकाउंट नंबर और ट्रेडिंग अकाउंट नंबर से आप इसको लिंक कर दो, है ना। इसलिए चेक बुक आता है ना, आपके घर में भी होगा, पापा मम्मी के पास देखिएगा, उसमें का कोई भी एक चेक को उठा लो और उस चेक में काट के कैंसल लिख दो। आप मत लिख देना आज, मतलब मैं बता रहा हूँ, कैंसल लिख दो। और उसको आप अपना जब भी ये डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आप खुलवाओगे ना, तो आपको देना पड़ता है एज अ अकाउंट प्रूफ कि मेरा अकाउंट, ये अकाउंट में ये बैंक में ये मेरा अकाउंट है, उसी से तो लिंक करेगा ना फिर आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट को। मैं बोला ना, सेविंग अकाउंट आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक रहता है, उसी के थ्रू। सेम सर, जैसे फाइनेंस में जो होता है कि पहले से हम लोग हमारा एक कैंसल चेक लेते हैं,
या जनरली जॉब वाले को सैलरीड अकाउंट के लिए भी लेते हैं, ये कैंसिल चेक दे दीजिए, आपको उसी अकाउंट्स में पैसे गिरेंगे सर। तो सर पासबुक का भी तो फोटोकॉपी दे सकते हैं ना? दे सकते हैं, जनरली आपके कैंसिल चेक को मांगते हैं, आप स्टेटमेंट को भी दे सकते हो, पासबुक का फोटोकॉपी दे सकते हैं। सर ये कंपल्सरी क्या कैंसिल चेक में तो क्या मैन माइक्रो कोड भी होता है, इसलिए कैंसिल चेक कंपल्सरी रहता है। माइक्रो कोड भी रहता है। कैंसिल चेक नहीं लिया था सर आपने स्टॉक? नहीं लिया है तो अच्छी बात है भाई, तुम्हारा क्या लिया तो फिर? सर उसमें मैं इक्विटी लिया, एफएनओ नहीं लिया, तो कैंसिल चेक नहीं मांगा वो। तो क्या अकाउंट प्रूफ में कुछ तो लिया होगा? हाँ सर, बैंक स्टेटमेंट लिया। हाँ तो लिया ना, बैंक स्टेटमेंट बोल तो रहा हूँ, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, कैंसिल चेक, एनी इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपका बैंक अकाउंट, बैंक कौन सा है, एड्रेस उसमें क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, आपकी प्रॉपर ट्रांजेक्शन हो रही है कि नहीं, दैट इज मेंशन्ड, तो वो कंसीडर करेगा। देखिए कई स्टूडेंट्स को अगर डाउट है, अगर नहीं माइक को नहीं म्यूट करते बन रहा है या कुछ इश्यूज है, तो चैट बॉक्स में भी चैट कर सकते हैं क्वेश्चन को कि सर हमको ये चीज बता दीजिए, तो हम सर को कन्वे कर सकते हैं। हेलो। हाँ भाई प्लीज बोलो। सर शेयर खरीदने के बाद उसको सेल करने का कोई लिमिट टाइम रहता? नहीं भाई, इंट्रा, हाँ वेरी गुड सुपर क्वेश्चन। दो टाइप का होता है भाई शेयर में भी ट्रेडिंग, एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है, आप मॉर्निंग 9:30 शेयर खरीदोगे, ठीक है, और आप 3:30 तक आप उसको सेल ऑफ करके निकल जाना है मार्केट से। इफ सपोज इन रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट प्लस में गया है, माइनस में गया है, अगर आप सेल नहीं करें तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, अगर वो प्रॉफिट रहे या लॉस रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो सेल हो जाएगा 3:30 के बाद। सर एक बार फिर से रिपीट करिए ना। हाँ, और सर उसमें एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है सर? हाँ रुक जाओ भाई, एक मिनट, सब सुनो ध्यान से। पहले दो तरीके से ट्रेडिंग होती है, एक इंट्राडे होती है और एक होती है डिलीवरी, ठीक है। जो इंट्राडे होती है उसमें मॉर्निंग 9:30 के बाद आप लोग शेयर लेते हो। बाय डिफॉल्ट आपको इंट्राडे की पोजीशन को क्लोज करना है 3:30 तक, यानी जो भी आपको लिए हो उसको 3:30 तक सेल ऑफ करके निकल जाना है। नहीं निकलोगे तो आपका शेयर का दाम, मान लो आप 100 रुपया में लिए, 110 रुपया हो गया प्रति शेयर। आप 10 शेयर लिए थे 1000 रुपए का, तो 1100 रुपया बन गया आपका, 1100 रुपया, 1000 मतलब 1100 रुपया बन गया, 1000 रुपया आपका। 3:30 बजे अपने आप मार्केट क्लोज हो जाएगा। आप उसको और फर्दर दिनों के लिए खींच के नहीं रख सकते। इट इज अ 1 डे काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज डिलीवरी। आप आज लो, आपका शेयर घाटा में भी चला गया, नो वरीज, आप कल बेच सकते हो, परसों बेच सकते हो, इवन आप फर्दर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 10 साल, 20 साल, 25 साल तक भी खींच सकते हो। दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपने अपना शेयर आज ही बेचना है, बट इफ यू वांट यू कैन बाय टुडे एंड सेल इट टुडे आल्सो। आपको कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि आप डिलीवरी में लिए हैं तो पैसा आज ही आएगा और आज ही। इंट्राडे का पैसा अकाउंट में सेम डे आ जाता है, डिलीवरी का पैसा T+2 डेज में आता है, ठीक है। तो ये भी बेसिक एक डिफरेंस होता है। और किसी का कोई डाउट? सर इंट्राडे में कभी-कभी डिफॉल्टर भी घोषित कर लेते हैं ना? नहीं करते, जनरली ऐसा नहीं होता है। पता नहीं है कहाँ सुने हो तुम, ऐसा नहीं होता सर। जैसे हमने आईपीओ लिया, आईपीओ हमने लिया, तो ये तो जरूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा प्लस में ही खुलेगा। जब सेकेंडरी ट्रांसफर होगा तो उसमें जा सकते हैं ना, हमने खरीदा 10 में, तो अगर मार्केट 8 रुपया में भी खुल सकते हो, जी 8 में भी खुल सकता है। जी, 8 रुपये इसके साथ लॉस। पेशेंस बहुत जरूरी है शेयर मार्केट में। 8 रुपए में खुल गया और फिर इधर, हाँ अभी रिसेंट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वन ऑफ आवर कस्टमर्स ही हैज टेकन अ रिस्क। ही हैज गॉट 14 लाख रुपीज ऑफ पर्सनल लोन। 14 लाख का उन्होंने पर्सनल लोन लिया हमारे बैंक से। ही इज अ गुड ट्रेडर एक्चुअली। तो उनको क्या लगा कि तो यार लिया हूँ, मेरा काम तो 10-11 लाख रुपए का है, लेट मी प्ले विद 2 लाख रुपीज इन अ शेयर मार्केट, ठीक है। 2 लाख रुपया उठाए और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। विद इन 2 डेज टाइम 2 लाख का वैल्यू हो गया 10,000 रुपया। इंट्राडे में खेल दिए, उनके लिए हुए पैसे का दाम गिर गया और 2 लाख का वैल्यू हो गया 10 रुपए के, 10,000 20,000 रुपए के आसपास। हम जैसे लोग रहते तो जिंदगी में भूल के फिर वापस शेयर मार्केट में नहीं जाते। So he thought that let me be with it
लेट मी ब्रेक माई FD एंड लेट मी अर्न दैट डूबा हुआ पैसा, है ना। उन्होंने अपनी 5 लाख की एक FD तोड़ी एंड ही इज अगेन इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट, और इस बार उन्होंने इंटरडे में ना लगा के डिलीवरी में लगाया। लास्ट 3 डेज अगर कोई मार्केट वॉच किया है, जिस दिन राम भूमि का स्थापना हुआ उसके एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद मार्केट हर दिन 400 पॉइंट ऊपर गया था। जी सर, बड़ा है। 400 पॉइंट ऊपर गया था, कल तो शटर कर गया था, लेकिन 400 पॉइंट ऊपर गया था जी। He has invested 5,50,000 rupees from his deposits डिलीवरी में। 3 दिन तक खेले, डायरेक्ट इंडेक्स में लगाए, निफ्टी में पैसा लगाए, एंड ही मेड दैट 5,50,000 रुपीज को 8,73,000 रुपया बनाया 3 दिन में। यानी उन्होंने 3 लाख रुपया निकाल लिया 5 लाख से, अपना 5.5 का वापस FD कर दिया, 3 लाख में अपना 2 लाख लॉस कवर कर लिया और 1 लाख रुपया प्रॉफिट पे निकाल दिया। Yesterday, a day before yesterday, he has played with 1 lakh rupees. उन्होंने 1 लाख रुपए से मार्केट में लगाया, इंट्राडे खेला, and he has earned 52,000 rupees in a very same day. So, जिनके में गट्स होता है, जिनको मार्केट का नॉलेज होता है, they play like this. So by these 4 days, उन्होंने करीबन 2 लाख घुसाने के बाद उन्होंने 3,87,000 या 88,000 रुपया कुछ बना लिया। 2 लाख तो उनका जो माइनस का था वो, यानी 1,87,000 प्योर प्रॉफिट बना लिया विद इन दिस 4 डेज। उतना कैपिटल था उनके पास 5-7 लाख रुपए, उससे उन्होंने रिस्क लिया। लेकिन सपोज वही उल्टा हुआ था पहले तो, और वैसे कंडीशन तो आदमी 2 लाख रुपए विद इन 1 डे 2 डे टाइम गॉन, बूम। तो इस तरीके से आपको ओवर एम्बिशियस होके भी मार्केट में नहीं उतरना है। इंट्राडे में कि मैं आज एक ही दिन में धन्ना सेठ बन जाऊं, नो, प्लीज बी हैव अ पेशेंस। आपको टाइम लगेगा, पहले समझो चीजों को, CNBC आवाज सुनो, इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ो, बार को, चार्ट को, जिनको भी इंटरेस्ट है समझो, देखो कैसे इसमें पैसे लगते हैं। 5,000, 2,000, 3,000 रुपए से लगाओ, स्टार्टिंग करो, 20 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर, 15 रुपए का, समझो एटलीस्ट हो क्या रहा है। एंड देन जब ज्यादा पैसे आ जाए, जब अच्छा खासा कमाओ, तो देन उतरो उस मार्केट में। ठीक है? हाँ बोलो। इंडिया में केवल 5% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे कि आजकल मतलब डर रहता है इंसान को कि ऐसा हो जाएगा। मैंने भी कुछ टाइम करीबन 2-3 महीने पहले बोला था अपने घर में, क्या मेरा अकाउंट है ना इसमें जीरोधा में, तो घर में मैं सलाह लिया था कि इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे पता था कि शायद टाटा मोटर्स का शेयर ऊपर जाएगा, बट घर में सब तो मानते ही नहीं। और उस समय उसका प्राइस शायद 70 से 75 रुपीज था, उतने में ट्रेड कर रहा था। ये सब तभी करना ना जब पैसे तुम्हारे पास सरप्लस हो, समझे। 10,000 रुपया कमाते हो, तुम्हारा खर्चा 10,000 रुपया है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो उस पैसे से कभी मत खेल लेना, वरना बुरा फंसोगे। जो तुम्हारा सरप्लस पैसा है, जिसके डूबने से या बढ़ने से तुमको 1 रुपया का फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा पहले अलग करो और उस पैसे से ही इंटरेस्ट लेके शेयर मार्केट में पैसा लगाना चालू करो। क्योंकि अगर वो पैसा डूब गया, हार्ड अर्न मनी जो है तुम्हारा, सोच के कुछ दिमाग लगा के फ्यूचर में ये होगा वो, ऑल्दो ऑलवेज यू पर्सन हैव, अगर उसको रिटर्न अच्छा चाहिए तो उसमें रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, बट उसका रिस्क एपेटाइट इतना बड़ा भी नहीं हो जाना चाहिए कि घर का पूरा पूंजी लगा के वो जीरो कर डाले। ठीक है, तो आप उसी पैसे को अलग कीजिएगा जो आपका एक्स्ट्रा मनी हो, जिसके जाने से कुछ आपको खास प्रभाव ना पड़े, समझ रहे हो ना, ताकि आपको दुख मत हो। क्योंकि बन गया तो बहुत है, अच्छा है, नहीं बना तो दुख भी मत हो, चल यार ठीक है ये अलग रखा था, है ना। सो वैसे पैसे कोई घर वालों से कभी पूछ के लगाना भी मत, वो कभी नहीं मानेंगे इन चीजों में, बहुत रेयरली मानते हैं घर वाले सर, को ये सब समझ नहीं आता। हाँ भाई बोलो। सर ये आईपीओ जो सर बिजनेस क्लास टाइप लोग हैं उनको ही ज्यादा जनरली ऐसे करके लगाने देंगे, अदरवाइज तो नहीं देंगे। बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द फैमिली नेचर एज वेल एज उनका एजुकेशन, कहाँ से कैसा क्या है, उनको कितना समझ है इन चीजों का, है ना। अब आप बोलोगे कि पापा मैं 2 लाख रुपए का शेयर ले देता हूँ, तो मार ही खाओगे ना, कोई मतलब नहीं है। पापा तो घर बाहर ही निकाल देंगे सर। नॉर्मली गैम्बलिंग समझते हैं सर। हाँ जो भी है, सबका अपना अपना वो है। सौरभ मैं भी बिना बताए अपने घर में। हाँ बताओ सृजन। इट इज 9:16, तो ठीक है, तो टुडे टॉपिक इज लाइक दिस ओनली, है ना। इनके डाउट्स भी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर क्लियर्ड विद देयर डाउट।
अगर किसी का डाउट होगा तो यस्टरडे वी हैव अ क्लास, टुमारो वी हैव अ क्लास, और कि अभी कल छुट्टी है क्या? कल छुट्टी रहेगा, मंडे से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तो चलो एंजॉय करो संडे को, थोड़ा पढ़ो लिखो शेयर मार्केट के बारे में। आप लोग जितने क्लास हैं मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, जितने भी क्लास का है आप लोग वीडियो को देखेंगे। वीडियो देखने के बाद जो भी डाउट होगा आपका वो ना मंडे को आप लोग सर से क्लियर करेंगे, ठीक है? सर हेलो। हाँ बोलो सर, कोर्स का ना डिटेल्ड सिलेबस चाहिए था सर, चैप्टर वाइज। मैं शेयर कर दूंगा, बुक शेयर कर दूंगा, सिलेबस भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। ओके। ऑलरेडी शुरू शेयर किया हुआ था, अभी नया ऐड हुए होंगे इसलिए नहीं मिला होगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? मेरे को जैसे ट्रेडिंग का कुछ सीखना है तो आप थोड़ा पर्सनली कुछ बता सकते हैं? We will see that later. अभी तो पहले कोर्स करते हैं, साथ के साथ सीखेंगे ट्रेडिंग। दिस इज ओनली वन चैप्टर यार, ये क्या तुम लोग को इंटरेस्ट का था इसलिए मजा आ गया इसमें, और कोई बात नहीं, ठीक है? नहीं सर, जनरली मैंने इस चीज को पहले भी माइंड से रखा हुआ है, और नहीं we will see by the time we will see lots of things। मैंने ऐसे एप्लीकेशन से जो ऑप्शंस एप्लीकेशन था वो मैं यूज भी किया हुआ है। हम लोग साथ में ट्रेडिंग भी करेंगे, ओपन करके प्लेटफॉर्म कैसे पैसे लगाते हैं, निकालते हैं, पैसे कैसे बनते हैं, कैसे डूबते हैं, सब देखेंगे। लेकिन अभी वी हैव अ लॉन्ग टाइम ना, तो आराम से करते हैं, ठीक है? या सर अभी तो जस्ट लाइक एक क्लास को कंप्लीट करते हैं, देन के बाद देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग मंडे को मुलाकात करते हैं सेम टाइम। थैंक यू सो मच।